आप सुन रहे हैं तुम बिन का भाग 3। पिछले भाग में आपने सुना नर्मदा जो कि मनोविज्ञान में शोध करने के लिए एक मनोचिकित्सालय जाती है। वहीं पे डॉक्टर चौहान से मिलने पे अचानक उसे एक अजनबी मरीज से मिलना होता है जो उसे मनु के नाम से पुकारता है। तब डॉक्टर चौहान उसे बताते हैं कि वो उनका ही बेटा है जो आईआईटी स्टूडेंट था और पिछले 6 महीने से मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने के कारण वह यहीं पे एडमिट है। ये सुन के नर्मदा के मन में अजीब भाव उत्पन्न होने लगते हैं और उसे तभी अचानक आश्चर्य होता है कि डॉक्टर चौहान इसमें उसकी मदद चाहते हैं। अब सुनते हैं आगे। उस वक्त नर्मदा के जहन में जो विचारों का ज्वालामुखी उमड़ रहा था उसका एहसास सिर्फ उसे ही था। अपने संवेग के तूफानों को दबाते उसने कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला। दरवाज़ा खोलने की आहट पाकर आशुतोष ने मेज पर रखा गिलास आगंतुक पर फेंकने के लिए उठा लिया, पर नर्मदा को सामने देख वे किसी बुद्ध की तरह वही ठहरा रह गया। नर्मदा अपनी सांसों को संभालती जबरन मुस्कुराती चलती हुई आशुतोष के सामने आ गई। आशु, डॉक्टर चौहान ने नर्मदा को बताया था कि उसके कॉलेज के दोस्त उसे इसी नाम से पुकारते थे। गिलास रखकर आशुतोष तेजी से नर्मदा के काफ़ी करीब आकर रुक गया। नर्मदा अपनी सांसों को संयत किए उसके चेहरे के बदलते भावों को देख रही थी। मनु, तुम कहाँ चली गई थी? पता है मैं कब से परेशान हूँ। तुम जानती हो ना कि मैं एक दिन भी तुमसे मिले बगैर नहीं रहता। इधर आओ। हक से नर्मदा की कलाई थाम ली। अब वे उसे उसके नज़दीक बैठा लेता है। उसके छुअन से नर्मदा के तन में जैसे बिजली सी दौड़ जाती है। उसके हृदय का स्पंदन थौकने की तरह चलने लगता है। जानती हो मैं कोर्स में कितना पिछड़ गया हूँ। मुझे याद नहीं कि कब थे, पर हाँ कई दिनों से मैं नहीं पढ़ा हूँ। तुम जानती हो ना तुम्हारे साथ ही पढ़ता हूँ। वह एक सांस में सारी बात कह गया, लेकिन नर्मदा देखती है कि उसका मुंह कहने की मुद्रा में अभी भी खुला था। शायद बाकी का अभी अपने मन में कह रहा था। नर्मदा मन में सोचती, कहने के लिए मन ही मन शब्द करने लगती है। हाँ आशु, मैं जानती हूँ अचानक से घर चली गई थी, पर अब तो आ गई हूँ ना। अब हम साथ में रोजाना पढ़ेंगे। मैं सारी किताबें लाता हूँ। आशुतोष बिजली की फुर्ती सा उठा और झट से एक बड़ी सी रेक पर उबड़ खाबड़ ढंग से रखी किताबों में से कुछ किताबें लाके उसके सामने फैला देता है। नर्मदा किताबें देखकर कुछ असहज हुई। फिर जल्दी ही अपने मन के भावों को दबाती वो धीरे से मुस्कुराई। नर्मदा की मुस्कान देख वह भी मुस्कुराया। इस पर उसने झटके से नर्मदा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। वह घबरा गई। फिर कुछ संभल कर मुस्कुराते हुए उसने खुद को उससे छुड़ा लिया। डॉक्टर चौहान ने नर्मदा को कुछ दवाइयाँ दी थी जिसे उसे आशुतोष को खिलानी थी, इसलिए साथ में उन्होंने खाना खाया। फिर वे इधर उधर की बातें करती रही। इसी सिलसिले में मौका देख उसने दवाइयाँ खिलाकर फिर जो ही कमरे से बाहर निकली तो उसे लगा जैसे उसे पुनर्जीवन मिल गया हो। बाहर निकलते सामने उसे डॉक्टर चौहान दिखे। नर्मदा, तुम नहीं जानती हो कि तुम जो कर रही हो उसका एहसान ये पिता कभी नहीं भूलेगा। नर्मदा की मुस्कान में आश्वासन झलक रहा था। इस तरह लगातार वे आशुतोष से मिलती रही। वे कई कई घंटों तक साथ बैठते, बातें करते, पढ़ते, खाना खाते। इसी बीच खाने में नर्मदा उसे दवाई दे देती। इसी सिलसिले में कई बार और कितनी बार ही नर्मदा का कभी हाथ पकड़ लेता, कभी उसे अपने पाश में जकड़ लेता। तब नर्मदा के तन में सिरहन दौड़ जाती, उसका हृदय उत्तेजित हो उठता। फिर भी नर्मदा अपने इस अनचाहे काम से विरक्त नहीं हुई। आपसे कुछ पूछना है। क्या आपको पता है कि मनोरमा को आशुतोष पसंद करता था? शायद यही कारण था कि उसकी आकस्मिक मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाया। नर्मदा की बात सुन उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डॉक्टर चौहान वे कुछ संयत होकर कहने लगे, हो सकता है। मनोरमा की मौत कैसे हुई? बताया तो था, अवसाद में थी। और क्या? वे एक एक शब्द उगलते हैं जैसे।
कहीं उसकी मौत का कुछ और कारण तो नहीं था। वो एकदम से नम्रता की ओर देखते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? नहीं, ऐसे ही बस पूछ रही थी मैं। नम्रता खामोश हो गई। वो डॉक्टर चौहान के बदले भाव देख चुप हो रही थी। अब धीरे धीरे वे उसके ट्रीटमेंट में बदलाव लाते हैं, उसको योगा म्यूज़िक थेरेपी देते हैं और नम्रता के उसके संग गुजारने का वक्त भी धीरे धीरे कम करते हैं। अब एक दिन छोड़ कर वह उससे मिलती थी। आशुतोष के संग रहते अब वे बहुत कम बोलती, सिर्फ अपने हाव भाव मुस्कान से स्थिति सम बनाए रखती। वो इसके संग पढ़ते वक्त भी काफ़ी सतर्क रहती, क्योंकि उसके लिए इंजीनियरिंग की किताबें बिल्कुल वैसे ही अनभिज्ञ थी जैसे गांव के पढ़े छात्र के लिए कॉलेज की पढ़ाई। फिर भी नम्रता अपने प्रयत्नों में तटस्थ बनी रही। उसके जीवन की उधेड़ बुन थी कि शोध का विषय हाशिए पर था और आशुतोष मुख्य पृष्ठ पर आ गया था। आज बात करते करते आशुतोष उसकी गोद में सर रख के सो गया। उसकी बंद पलकों को नम्रता देर तक निहारती रही। उस उजले चेहरे पे अब तनाव की एक बात भी शिकन नहीं थी। क्या मनोरमा से इतना प्यार था आशुतोष को, तो उसका सानिध्य इतना विश्राम स्थल बन गया। मन ही मन सोचती धीरे से उसका सिर तकिए से रखकर उठ जाती है। कोई लाश देखकर अपना सर्वस्व नहीं भुला बैठता। कुछ और है इस कहानी में जो लुप्त है। हो सकता है डॉक्टर चौहान भी न बता पा रहे हो या वे ना चाहते हो। वे विचारती हुई कमरे से बाहर जाने लगती है। धीरे से दरवाज़ा खोल कर पलट कर दरवाज़ा बंद करने लगती है। वो ये क्या, वो रुक जाती है। आशुतोष के सिरहाने से चादर हटी थी और वहाँ गद्दे के नीचे कुछ दबा हुआ पाती है। वो फुर्ती से दबे पैर जाकर उस चीज़ को अपनी हथेली में बंद कर लेती है। दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर चौहान का चेहरा धीरे से अंदर प्रवेश करता है। वे इशारे से उसे बाहर जाने का संकेत करते हैं। नम्रता उनकी नज़रों से वो चीज़ छुपा ली जाती है। घर पहुंचकर कागज़ के लिफाफे में लिपटी उस चीज़ को निरावृत करके देखती है। वो कोई डायरी थी। वे देखती है कि पिछले साल की वो पॉकेट डायरी आशुतोष की थी। डायरी के अंदर बहुत कुछ लिखा था। आशुतोष क्या नोट करता होगा। वो पहला पन्ना निकालती है। वहाँ छोटी छोटी हैंडराइटिंग में किताबों के नाम थे। वो अगला पन्ना पलटती है। वहाँ कुछ पेज नंबर लिखे थे, शायद किताबों के ही थे। फिर उसका अगला पन्ना पलटती है, जिसे देख उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। सच ही तो है। पन्ने के बीचों बीच एक दिल बना था, जिसे मोटे रंगीन पेन से बहुत गाढ़ा किया गया था और इसके बीच में मनोरमा लिखा था। वो रुक कर उस पन्ने को देखती रहती है और अपने मनोविज्ञान के किताबी ज्ञान को खंगालती है। कोई नाम दिल के अंदर लिखकर बार बार दोहरा किया गया। बहुत प्यार रहा होगा उसे मनोरमा से। वे अगला पन्ना पलटती है। उसमें तारीख डालकर आशुतोष ने लिखा था 15 जून। पहली बार लगा कि कोई है जो मेरे इतना करीब है। 16 जून मनोरमा। 13 जुलाई। मनोरमा को गुलाबी रंग बहुत पसंद है और मुझे नीला। खाने में उसे राजमा चावल और मुझे सीधा सादा दाल चावल पसंद है। घूमने की जगह में उसे गोवा पसंद है। हाँ, मुझे भी उसके साथ रेत पर चांदनी रात में उमड़ती लहरों को देखना अच्छा लगेगा। खाने के बाद वो एक चॉकलेट का टुकड़ा ज़रूर मुँह में रखती है। और सच कहूँ तो मुझे भी चॉकलेट बहुत पसंद है, पर तब जब अचानक से उन्हें कोई गिफ्ट करता है। शाम को वे कोल्ड कॉफ़ी देती है। रात को 1 बजे तक वो पढ़ती है और उसे मूंछ वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं भी कल से शेविंग बंद कर दूंगा अपनी मूंछों की। 12 अगस्त। बहुत खुश हूँ। मनोरमा के दिल में भी वही जज्बात है जो मेरे दिल में है उसके लिए। ये पढ़कर नम्रता रुक गई। कहीं मन में एक खलिश सी उठी और इसका दिल आशुतोष पुकार कर मौन हो गया। उसने डायरी रख दी। शायद उसकी डायरी की खबर डॉक्टर चौहान को नहीं थी, तभी तो वो उसके बारे में नहीं जानते थे। क्या वे डायरी उन्हें दे दूँ? वो सोचती सोचती सो गई। सुबह आंखें खुली तो डायरी उसके सीने के ऊपर थी और हृदय के स्पंदन से मानो उसमें भी स्पंदन हो रहा था। उसे आज बिस्तर से उठने में भी आलस आ रहा था, क्योंकि आज उसे आशुतोष से नहीं मिलना था।
इसलिए उसने आज वहाँ बिल्कुल भी न जाने का तय कर लिया। उसे लगा कि डायरी उसे आगे भी पढ़नी चाहिए, पर मन का एक कोना मनोरमा का नाम देख ईर्ष्या और द्वेष से भर उठा। फिर भी उसने डायरी उठा ली। 16 अगस्त मनोरमा, 19 अगस्त मनोरमा। ये क्या, अगली कई तारीखों पर सिर्फ तारीख और मनोरमा का नाम। इसका मतलब शायद उन पलों में मनोरमा के अलावा आशुतोष के पास कुछ भी कहने को शेष न रहा होगा। उसका मन कसैला हो उठा। जी आता है फेंक दूँ या फाड़ दूँ ये डायरी। फिर कुछ सोच उसने डायरी का आखिरी पन्ना निकाला। 24 जनवरी। समझ नहीं आता आखिर मनु को हो क्या गया है। मेरी बात तक नहीं सुन रही, कैसे समझाऊं उसे मैं। उसकी हालत अब मुझसे देखी नहीं जाती। लगता है पागल ही हो जाऊंगा। ये पढ़ते नमिता के होश उड़ गए। क्या हुआ उनके प्रेम की, इस बीच की उसकी ये हालत हो गई। वो जल्दी से पीछे के पन्ने पलटती है। आगे सुनती रहिए कहानी तुम बिन भाग 4 में। कहानी पसंद आने पे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।